Boys and girls, write down the name of the new topic. क्या हो गया? Write down the name of the new topic. NBFC. Non-banking. Non-banking. Financial companies. Non-banking financial companies. Gundu लिख, non-banking financial companies. अच्छा सुन लीजिए, ये टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट कौन से नजरिए से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। इस टॉपिक में रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है 2016 में। सर हम तो 2019 जनवरी में है सर, 2016 में अमेंडमेंट हुआ था। सो 2016 में अमेंडमेंट हुआ, बट वो अमेंडमेंट एक साल के लिए सीमित नहीं था। दैट अमेंडमेंट वॉज इंप्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। मतलब 2016 में अगर इंप्लीमेंट हुआ तो फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट हुआ। इसके वजह से ये टॉपिक 2018 तक अमेंडमेंट से जा रहा था। अब ये जाके टॉपिक स्टेबल हो गया है 2019 से, बट फिर भी एक आध साल तक और मुझे लगता है कि इस टॉपिक को आपको उस अमेंडमेंट के नजरिए से देख के जाना चाहिए। उस एंगल से क्वेश्चन डिफिकल्ट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफिकल्ट, आई एम सॉरी। इंपॉर्टेंट है मतलब क्या, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है एंड थिंग्स विल बी ऑल ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि पहले भारत का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में अगर आपको लोन चाहिए तो पुरानी चीजों को अगर आप याद करोगे और हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में साहूकारी सिस्टम थी। साहूकारी सिस्टम को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज इट लेड टू लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर पीपल। मतलब एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन। और आप भरोसा नहीं मानेंगे, ये आज भी चलता है रूरल एरियाज में। काफी कम हो गया है बट आज भी चलता है। तो उस जमाने में लोन लेने के लिए बैंक एक संस्था बनाई गई थी, बट बैंक काफी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। सो बैंक की एक खास बात होती है, एकदम खास बात, बैंक जिसको नहीं चाहिए उसको लोन देती है और जिसको चाहिए उसको नहीं देती। मेरी जान खा जाती है बैंक, मैं परेशान हो जाता हूं भाई लोन नहीं चाहिए, बट फोन करते सर आपको कोई लोन की जरूरत है? नहीं चाहिए भाई, क्यों जान खा रहा है? एग्रीड। ये डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा डिमेरिट है, उनको पता चल जाता है कि रिटर्न में किसने कितनी इनकम शो करी है और फलाना ढिंगड़ा अमका ढमका ढमका आ जाता है, डेटा फोन नंबर आ जाता है, कर करके कॉल परेशान कर देते हैं। तो बैंक की एक प्रॉब्लम क्या है कि बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा हमने बैंकिंग देखा था, तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि अगर आपने लोन दिया, सिक्योरिटी नहीं ली, तो आपको प्रोविजन ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। एग्रीड। और भी कई सारे प्रोविजंस थे हमने देखे उसमें। सो बैंकिंग डोमेन बहुत स्ट्रक्चर्ड है। तो और एक लोन लेने का तरीका है, वो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जरा इमेजिन करो, तुम अमेजॉन पर जाते हो, राइट? और अमेजॉन पर जाने के बाद में अगर तुमने नए नए शब्द सुने होंगे तो तुम्हारे पास बजाज फिनसर्व का कार्ड होगा। ऐसा नाम सुना कुछ, बजाज फिनसर्व का कार्ड? तुम्हारे पास अगर वो कार्ड होगा तो तुमको ईएमआई पर मोबाइल मिल जाएगा। नाउ दैट्स अमेजिंग। ईएमआई पर मोबाइल मिलना मतलब कहीं ना कहीं किसी ने लोन से फंडिंग की है। बैंक तो नहीं है, कौन है? कोई एक और दूसरी कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तुम ओला उबेर देखते होंगे, कई सारी गाड़ियां लोग लेकर चलाते करते हैं ना, कई सारे ड्राइवर लोग। ये ड्राइवर लोगों के पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उनके पास रिटर्न भरे हुए नहीं रहते, बट फिर भी उनको लोन मिल जाते हैं। और वो लोन कहां से मिलता है? एनबीएफसी।
एनबीएफसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो साहूकारी सिस्टम को ओवरराइड करने के लिए, उसको निकाल फेंकने के लिए भारत के सिस्टम में से एनबीएफसी को लाया गया, जो बैंक नहीं है बट एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने ऐसा सुना होगा कि भारत में साहूकारी सिस्टम अगर आपको करनी है तो यू हैव टू हैव अ लाइसेंस। इफ यू हैव टू डू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग द मनी एंड ऑल, यू नीड टू हैव व्हाट, लाइसेंस। और अगर आप उसके पहले करते हो ऐसा कुछ भी, सो मे बी समटाइम्स ऐसे केसेस हुए कि उन्होंने लोन दिया, ब्याज पर लिया, उस सामने वाले आदमी ने सुसाइड कर लिया, कुछ भी इसका नाम लिख दिया, कुछ भी फलाना ढिंगड़ा, और सामने वाले आदमी को क्या जेल हो गई। ऐसा देखे हुए किससे, जिसने लोन दिया हो, ऐसा होता है। सो कुल मिलाकर एनबीएफसी जो एक्सप्लॉयटेशन था उसको रिमूव करने के लिए, अनर्थ करने के लिए एनबीएफसी इंप्लीमेंट हुआ था। बहुत पुरानी बात है। मतलब फंडिंग का एक स्ट्रक्चर्ड वे था बैंक, और दूसरा था एनबीएफसी। एनबीएफसी का और एक खास बात है, बहुत स्पेशलाइज्ड नेचर से एनबीएफसी होती है। स्पेशलाइज्ड मतलब बहुत वैरायटी ऑफ एनबीएफसी होती है कंपनीज। जैसे एक कंपनी जो सिर्फ एग्रीकल्चरल लोन देगी, मतलब इनका पूरा एक्सपर्टीज किसमें, एग्रीकल्चर लोन देने में। एक ऐसी कंपनी, जैसे अगर आप देखेंगे भारत में जितनी भी कार्स है या जितनी भी ट्रक्स है, फॉर दैट मैटर आई टॉक अबाउट ट्रक्स कैश डाउन पेमेंट पर नहीं खरीदी जाती। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रक्स आर बॉट ऑन लोन। सो अगर लोन पर मान लो 80% ट्रक लोन पर बिकती है, और ऐसा फैक्ट है, और साल भर के इतने यूनिट बिकते हैं, तो ट्रक लोन सैंक्शन करने के लिए टाटा मोटर्स ने क्या किया, खुद की एक एनबीएफसी बना ली। मतलब जो भी कस्टमर आएंगे उनको लोन चाहिए, दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े कि भाई बैंक से लोन पास कराने के लिए, सीधा सीधा एक एनबीएफसी बना दी, और एनबीएफसी लोन देती है अपने ही कस्टमर को लोन देने के लिए, जिससे क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट की एक इनकम मिले और आपके ट्रक्स भी सेल हो। तो आप जाइए ना, किसी भी गाड़ी के शॉप में जाइए आप, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और आपको वहां पर एक काउंटर दिखता है। वो बैंक के काउंटर हर बार रहेंगे जरूरी नहीं है। Sometimes that counter also takes care, or sorry, that counter also belongs to the same company in form of an NBFC. फिर धीरे धीरे इतनी ज्यादा कंपटीशन हो गई कि बैंक लोग भी उस एरिया में एंटर हो गए, और एंटर होने के बाद में अब तो कॉम्पिटिटिव रेट पर लोग लोन वहीं पर ऑफर करते हैं। दैट इज अ सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग। सो कुल मिलाकर एनबीएफसी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है इन अ पर्टिकुलर लोन टाइप। पर्टिकुलर लोन टाइप में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। उदाहरण के तौर पर वापस एक बताता हूं, एनबीएफसी जो चिट फंड आपने सुना होगा नाम, चिट फंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनबीएफसी। अगर रजिस्टर्ड चिट फंड है सो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनबीएफसी। चिट फंड और कुछ नहीं है, इट इज अ लोन अरेंजमेंट। जिसको पैसे की जरूरत होती है पहले वो ले लेता है पहले, और बाद में धीरे धीरे करते करते रिपेमेंट होते ही रहता है उसका। सो कुल मिलाकर बोलने का चर्चा यह है कि एनबीएफसी इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेशलाइज्ड। अनफॉर्चुनेटली इसी एरिया में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए, सुसाइड्स हुई। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल में अगर आपने नाम सुना होगा, शारदा स्कैम was a scam related to NBFC. Very big scam. Poor people lost their money, they invested into what? NBFC. सर से they invested, आप तो अभी इतनी देर से लोन की बात कर रहे थे, तो सुनते जाइए। मैंने कहा एनबीएफसी बहुत प्रकार की हो सकती है। एनबीएफसी क्या हो सकता है कि डिपॉजिट लेने के लिए भी हो सकती है। कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है ना, वो बोलती है कि आप पैसा हमारे पास जमा करवाओ एंड वी विल गिव यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सम आर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सम आर लोन गिविंग एनबीएफसी। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ आई सी लिटिल बिट क्वेश्चन मार्क ऑन योर फेसेस। सो पहला काम मैं आपको क्या करूंगा, आई विल फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज बैंक एंड एनबीएफसी। एक बार तुम्हें यह फर्क पता चल जाएगा कि बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। एक बार टाइप्स ऑफ एनबीएफसी समझ में आएगा, फिर हम जाएंगे कि व्हाट इज द एक्सपोजर वी आर लुकिंग इन दिस चैप्टर। इज दैट ओके? सो प्लीज कम अलोंग विथ मी एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये तुम्हारे नोटबुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर की एक बहुत बड़ी तकलीफ वाला काम है कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाते जाऊंगा ना आपको, तो मैं कब भागवत कथा बाँच रहा हूं ऐसा पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ी देर बाद में बच्चे राधे राधे करने लग जाएंगे। तो लेट्स सी।
ठीक है। हाँ देखो 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 देखो, किसके बीच का फर्क देख रहे हैं सरकार? हम ओ सरकार, एनबीएफसी और बैंक। तो मैं बताऊं, बैंक क्या कर सकता है? इट कैन ओपन सेविंग अकाउंट, इट कैन ओपन करंट अकाउंट। एनबीएफसी कैनॉट ओपन सेविंग और करंट अकाउंट। बैंक क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा है, एनबीएफसी क्लियरिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकते, डिमांड डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकते। चेकबुक का सिस्टम एनबीएफसी में नहीं होता। तीसरी चीज ध्यान से सुन लो, मम्मी पापा को भी आगाह करना, एनबीएफसी में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, बट ध्यान रहे एनबीएफसी के डिपॉजिट्स आर नॉट कवर्ड बाय डीआईसीजीसी स्कीम। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट सिस्टम से वो कवर्ड नहीं है। एनबीएफसी में रखे गए डिपॉजिट को इंश्योरेंस नहीं होता है, बैंक में रखे गए पैसे को इंश्योरेंस होता है। मतलब 1,00,000 रुपए तक अगर अपने बैंक में जमा कराए और अगर मान लो बैंक डूब गई तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 1,00,000 रुपए देगी। बट अगर मान लीजिए आपने एनबीएफसी में पैसे जमा कराए और अगर वो एनबीएफसी डूब गई तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि एनबीएफसी इज नॉट कवर्ड बाय डीआईसीजीसी सिस्टम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? बैंक भी एक कंपनी होती है और एनबीएफसी भी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट होती है 2013 और 1956 अर्लियर कंपनीज एक्ट। सो प्लीज चेक। पहला, एन एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। नो वन इज गोइंग टू राइट डाउन, फर्स्ट लिसन। बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यस और नो? सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन होता है कि नहीं होता है? तुम पैसा जमा कराते हो और कभी भी जाके मांग लेते हो। एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, एनबीएफसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम, क्लियरिंग हाउस। मैंने आपको बताया था बैंक इज अ पार्ट ऑफ क्लियरिंग सिस्टम। चेक करिए, अ बैंक इज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, एन एनबीएफसी कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। मैंने बोला ना डिमांड डिपॉजिट, डीडी, ये बैंक इश्यू कर सकता है, एनबीएफसी इश्यू नहीं कर सकती। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स, बट सेम चीज किसके लिए अवेलेबल है? बैंक के लिए। जिन जिन बच्चों के पास मोबाइल है, एक बार गूगल करिए बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस, अगर आपके पास moneycontrol.com है तो एक बार सर्च कीजिए बजाज फिनेंस। क्या शेयर प्राइस चल रही है आज उसकी? बजाज फिनेंस सर्च कीजिए। क्या 500 छोरी, 2000 की रेंज में होना चाहिए। इसमें लुट गया मैं, क्या मजे ले रही तू मेरे। 2534, ये एनबीएफसी है। बजाज फिनेंस ये बैंक नहीं है, ये क्या है? एनबीएफसी। तुम पूछोगे सर बजाज फिनेंस क्या काम करती है? तो बजाज फिनेंस, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदने जाते हो ना, व्हाइट गुड्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविजन, एसी, मोबाइल्स, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे किसी भी स्टोर में तो आपको पता चलता है कि बजाज फिनेंस द्वारा उसका फंडिंग होता है। इन्होंने पेनिट्रेट किया है रूरल एरियाज तक, और जरा आप देखेंगे कि उसकी मार्केट कीमत कितनी फ्लक्चुएट हुई थी 52 वीक लो एंड हाई, 1511 से लेकर 3,000 रुपए तक। 1511 से लेकर 3,000 रुपए तक। बेटा जी ये क्या है? एनबीएफसी। मैं आप सभी बच्चों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहता हूं। आज के दिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1,46,497 crores। बोम्बल 1,46,497 crores। उसके आगे क्रोर्स है। मतलब मैं जिनके बारे में आपको पढ़ा रहा हूं वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। इस चैप्टर में सब कुछ समावेश नहीं हो सकता है, ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन देने के लिए चैप्टर है। इसमें हम ना उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने वाले डेप्थ में, ना हम उसकी बाकी की कंडीशन देखने वाले, बट जस्ट एक बहुत ब्रीफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो इस चैप्टर पर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत अच्छी कमांड आ गई है, क्योंकि मैं कौन सा चैप्टर सिखा रहा हूं आपको पता है? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब समझते हो ना? कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। कंपनी की नेटवर्थ आज की तारीख में कितनी है?
1,46,497 crores, राइट। इसमें और भी है आदित्य बिरला फाइनेंस, और भी कई सारे एनबीएफसी, हम उनके ऊपर सभी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? मुझे नहीं समझा। आप मेरे को एक बात बताएंगे क्या, एनबीएफसी और बैंक सेम होती है? एनबीएफसी और बैंक में फर्क क्या? एक डिपॉजिट ले सकता है, सॉरी डिपॉजिट क्या, डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, दूसरा वाला कर सकता है क्या? नहीं, एनबीएफसी नहीं कर सकता है। दूसरा क्या, पार्ट ऑफ द सेटलमेंट सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम। थर्ड, समझ में नहीं आ रहा है? डू यू थिंक सो डिमांड डिपॉजिट नहीं, डिमांड ड्राफ्ट एनबीएफसी निकाल सकती है क्या? नहीं। और फोर्थ वन, can you say that the deposit of NBFC are covered by DICGC scheme? No. Now this question was asked for 4 marks. You are all expected to write it down. Distinguish between NBFC and bank. Distinguish between NBFC and bank. Distinguish between NBFC and bank. Please write it fast. ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड नहीं है। All right, here are we now. Do not talk, write fast. You will be able to do it really quickly. स्टेप नंबर 1 पर मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी और बैंक के बीच में फर्क क्या है।
एक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और दूसरी क्या है, बैंक। दोनों में फर्क क्या है पहले ये बताया। नाउ माय सेकंड पॉइंट इज व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इट इन दिस सिलेबस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। राइट क्विक। Can I go ahead? जो मैं अभी बता रहा हूं टेक्स्ट बुक में नहीं है आपके। So what is a non-banking financial corporation? It is a company registered under Companies Act. तो पहली बात तो ये है कि एक कंपनी है। It is engaged in the business of, wow, they are engaged in the variety of the business. Loans, acquisition of shares, debentures and other securities, leasing, hire purchase, insurance business and chit business. Please come down to the page number 1. Please come down to the page number 1. Sorry, there on page number 1. पेज नंबर 1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी काफी डिटेल में दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो, बट उसको मैंने कट शॉर्ट कर आपको यहां पर बताया। व्हाट इज एन एनबीएफसी? एनबीएफसी फर्स्ट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और 1956 एंड इट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स देना। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेस, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट बिजनेस। I would like to reiterate in this class कि all these things are not a part of your syllabus. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने के लिए जाओगे तब आपको पहले पता करना होगा कि ये एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है। वो लीजिंग में है, वो लोन्स एंड एडवांसेस में है, वो चिट फंड बिजनेस में है। वो पता करने के बाद आपको और एक चीज पता करनी होगी। आई होप आप सभी बच्चों ने यहां तक समझ में लिया। एनबीएफसी वैरायटी ऑफ द टाइप्स की होती है। सेकेंड चीज, हमारे सिलेबस में दो टाइप के एनबीएफसी है। वन विच इज रजिस्टर्ड, विच रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई एंड विच डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। दो टाइप के एनबीएफसी है, विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई एंड वन विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। वन विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये सिलेबस में, एंड दिस इज नॉट इन आवर स्कोप ऑफ सिलेबस, not registered with RBI is not in the scope of our syllabus. So did you understand? पहले मुझे एक बात बताओ, NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज एन लॉन्ग फॉर्म ऑफ दैट एब्रीवेशन। मैं पूछ रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। सो एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013. इट इज एंगेज्ड इन द वैरायटी ऑफ द बिजनेस, लोन्स एंड एडवांसेस, लीजिंग, बाइंग ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह एंड व्हाट। समझ गया? मैं समझ गया, बट तुम सोच लो कि तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है और तुम एग्जाम में क्या लिख के आने वाले। तो ये एनबीएफसी होती है। इस एनबीएफसी के दो हिस्से, वन विच इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड वन विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई। रजिस्टर्ड विद आरबीआई इज विद इन आवर स्कोप, नॉट रजिस्टर्ड विद इन आरबीआई इज नॉट विद इन आवर स्कोप ऑफ सिलेबस। सो राइट डाउन दिस, ये नहीं आपके इसमें। ओ मां लिख, नहीं तो मेरे को नोटबुक दे दे, मैं खाली बैठा हूं, मैं लिख दूंगा। हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो, बेशर्मो दे दो दे दो दे दो दे दो, होपलेस। हाँ दे नमिता बेटा, आ जाना इधर, गाय छाप। ऐसे सिर पर चढ़कर बैठे हो ना। डोकरी लिख दिया क्या? हाँ अभी उसको लिखने दे, उसको लिखने दे। तुम गाय बकरियां चराते रहो। माइक लेके आया करो, कल से दूर तक आवाज जाएगी।
So what is the first item? Registered with RBI and not registered with RBI. And what is the scope of our syllabus? Registered with RBI. Now he'll ask me next interesting question. So which are the NBFC which are registered with RBI? सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये भी हमको पढ़ना नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए ना कि हम कौन से सीक्वेंस में जा रहे हैं. सो कौन सी रजिस्टर्ड विद आरबीआई होती है और कौन सी नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये चीजें हम डेप्थ में भी देखेंगे. डेप्थ में मतलब ब्रीफली देखेंगे टाइप्स. नो वन इज गोइंग टू आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पार्ट. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट. इज दैट ओके? मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि कौन सी को आरबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है. तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, सर इसका मीनिंग क्या है, मैं नहीं बता रहा. चाहिए विकिपीडिया पे जाने का, नाम डालने का उस एनबीएफसी का और सर्च करने का, पता चलेगा. कुछ चीजें खुद से भी करनी पड़ेगी. ठीक है. सो व्हाट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये रहा आपके नेक्स्ट पेज पर. ये आपके पेज नंबर पर छपा हुआ है. कहां पर? पेज नंबर 3 पे. पेज नंबर 3 पर क्या लिखा है? एनबीएफसी रिक्वायरिंग रजिस्टर विद आरबीआई आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. बराबर है क्या? आरबीआई में जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है उनके नाम आपको दिए हुए. असेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फैक्टर्स, एनबीएफसी फैक्टर्स बोलते हैं हम उसको, मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, और एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी. इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इसके बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं लूंगा. अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो तो इनको विकिपीडिया पे डालिए होगा या आरबीआई की वेबसाइट पे डालिए होगा. इन सभी के डेफिनेशन अलग अलग आएंगे जो आप पढ़ सकते हो. मुद्दा क्या था सर, कि कल को अगर आप एनबीएफसी का ऑडिट करने जाओगे तो आपको हर्षद भाई ने सिखाया होगा कि पहले उस बिजनेस की जानकारी ले लेनी चाहिए. तो उस बिजनेस की जानकारी में वो इन चीजों के बारे में बता रहे थे कि जो आपकी एनबीएफसी है और अगर वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है वो इस तरीके से देखना पड़ेगा. रियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ा है बेटा. अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर ऐसी कौन सी एनबीएफसी है which do not require registration with RBI. Again, I am not going to take even a single question on the next slide also. This is again for your information, page number 182. Not registered with RBI. अगर आप देखेंगे तो एक चार्ट है पेज नंबर 2 पर नीचे ही. NBFC not registered with RBI, ये भी आप पढ़ सकते हो. वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज, अदर्स. अदर्स में भी और टाइप है, वो नहीं डिस्कस कर रहे. चलो कुल मिलाकर मेरे बच्चों को आज ये तो पता चला कि सर एनबीएफसी बैंक जैसे नहीं होती है. बैंक क्या एक ही टाइप की बैंक होती है. कौन सी टाइप की बैंक? ठीक है, सभी के फंक्शंस एक जैसे ही है, बट सर एनबीएफसी वैरायटी ऑफ द टाइप्स है. एनबीएफसी में सर 2 टाइप होती है. पहले जल्दी से बताओ कौन सी 2 टाइप? रजिस्टर्ड विद आरबीआई, नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई. पहले हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद में रजिस्टर्ड विद आरबीआई, नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई. तुम्हें इच्छा थी कि सर कौन से रजिस्टर होते कौन से नहीं होते. वैसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा उसके बाद में और पहले में भी, बट यस मैंने बताया रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई. ये 2 चीजें बताई. छोरी सीधे बैठ. व्हाट इज कवर्ड अंडर आवर सिलेबस? आरबीआई, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई. अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या. यहां से हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस शुरू हो रहा है. हमने एनबीएफसी को बनने दिया, पहले उनको लोन देने के लिए बोला आप लोन दो, क्योंकि हम चाहते थे कि जो व्यक्ति लोन दे रहे वो कम से कम कहीं तो रजिस्टर हो. पहले तो कौन व्यक्ति किसको लोन देता है और कितना एक्सप्लॉइट करता है ये कुछ पता ही नहीं था. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो नहीं हो रहा था क्योंकि लोग विशियस सर्कल में फंस जाते थे इंटरेस्ट के. तो एनबीएफसी को पहले बनाना जरूरी था. बट अब आप देखिए भारत की तरक्की हो रही कि नहीं हो रही है. एनबीएफसी बनाए, एनबीएफसी लिस्ट भी हुई. कुछ एक एनबीएफसी का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक किया, बहुत तगड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन था. अब इन कंपनियों को एट पार लाना जरूरी हो गया बैंक के साथ. तो पहले ढील दी मतलब उनको बोला जो करना है वो करो. लोन दे रहे थे वो लोग,
उनके ऊपर नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट अब जाके उन पर नकेल कसी गई है। और मेरे बच्चों, अमेंडमेंट के तौर पर 2016 में क्या हुआ कि उन्होंने एनबीएफसी को बैंक के बरोबरी लेकर आने की कोशिश की। मतलब एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, ये कंपनियों को कंपैरिजन करने के लिए उनके ऊपर जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स है, एनपीए के नॉर्म्स है, वो सारे नॉर्म्स सिमिलर लाइन पर लाने की कोशिश कर रही है। और ये फेज्ड मैनर में हुआ, 2016 से आगे फेज्ड मैनर में हुआ। सो मैं इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, जैसे बैंक में पढ़ाया था इनकम रिकॉग्निशन, पूछ लो बैंक में इनकम रिकॉग्निशन कैसे होता था, परफॉर्मिंग असेट पर कैसे होता था, एक्रूअल, नॉन परफॉर्मिंग बेसिस पर, एब्सोल्युटली राइट। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उन असेट का क्लासिफिकेशन होता था क्या, लोन्स एंड एडवांस। अब अलग अलग टाइप के एनबीएफसी के हिसाब से अलग अलग टाइप के रिसीवेबल होंगे उनके। एनबीएफसी कितनी वैरायटी की है, अलग अलग टाइप के एनबीएफसी के लिए अलग अलग टाइप के रिसीवेबल्स होंगे। बैंक में तो क्या लोन्स एंड एडवांसेस होता है, यहां पर ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप के रिसीवेबल्स होंगे। उन सभी के ऊपर आपको क्या करना होगा, प्रोविजनिंग नॉर्म्स। और ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए उनको आपको क्लासिफाई करना होगा इन व्हाट पार्ट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ऐसे 4 क्लासिफिकेशन होते थे। सिमिलर टाइप का क्लासिफिकेशन हमको करना पड़ेगा किसमें, एनबीएफसी। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लिसन टू मी पीसफुली। ऑल आई एम टीचिंग इन दिस टॉपिक इज एनबीएफसी रजिस्टर्ड अंडर व्हाट, आरबीआई। अब मैंने कहा इसमें अमेंडमेंट था, पूरी क्लास अगर सुनेगी तो सुनो ध्यान से बेटा। एनबीएफसी को अब नॉर्म्स के लिए क्लासिफाई किया गया 3 हिस्सों में, रादर 2 हिस्सों में। पहले प्राइमरीली, पूरी क्लास अभी ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो, बाद में मैं कहला ना लफड़ा हो जाएगा इसमें। वन इज डिपॉजिट टेकिंग, मतलब जो आपसे डिपॉजिट लेती है, और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग। एनडीआई लिख दूं या एनडीटी, ठीक है ऐसे लिखते हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। मतलब ये लीजिंग कंपनी हो सकती है, फाइनेंसिंग कंपनीज हो सकती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। इसके अंदर 2 पार्ट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड रेसिड्यूरी अदर्स। एनबीएफसी आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग एक वैरायटी बनता है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है पांडे जी, इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइट किए गए हैं। इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स टाइट किए गए, टाइट मतलब दे हैव मेड इट एट पार विथ बैंक। और इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स में पहले के मुकाबले, 2016 के पहले के मुकाबले कोई चेंज नहीं है। तो एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अभी आपके। बैंक के प्रोविजनिंग नॉर्म्स पूछ सकते हैं, आपको प्रोविजनिंग नॉर्म्स पूछ सकते हैं एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। ये दोनों सेम है, दे बोथ आर सेम। इनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स बोथ आर सेम। और दूसरा होगा अदर्स के प्रोविजनिंग नॉर्म्स। इसके अंदर और भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको डेट भी ध्यान से देखनी पड़ेगी। कब का पूछ रहे, 2016 के पहले का, 2016 के बाद का, 2017 का, 2018 का, क्योंकि इन हर एक केस में प्रोविजनिंग नॉर्म्स चेंज हुए थे। तो जिस समय लोन आउटस्टैंडिंग था उस समय वो क्या क्लासिफाई हुआ था, उसके बेसिस पे प्रोविजनिंग नॉर्म्स थे। फेज्ड मैनर में प्रोविजनिंग नॉर्म्स को चेंज किया गया। प्रोविजनिंग नॉर्म्स याद है ना कि हम प्रोविजन क्रिएट करते थे लोन्स एंड एडवांस पर एक परसेंटेज अप्लाई कर। मैं वापस से इस क्लास को पूछने की दरख्वास्त करता हूं कि क्या आप समझ पा रहे हो, एनबीएफसी विच इज रजिस्टर्ड विद इन आरबीआई। आरबीआई को पढ़ाई करने के बाद में उसमें प्रोविजनिंग नॉर्म्स है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बाद में मैंने बताया कि आरबीआई ने कुछ एक नया नोटिफिकेशन निकाला था 2016 में, जिस नोटिफिकेशन के तहत एनबीएफसी क्लासिफाई हुई 2 हिस्सों में। पहला वाला डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग में कोई भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल लॉजिक है डिपॉजिट टेकिंग, तो उसका प्रोविजनिंग नॉर्म्स। और दूसरा वाला कौन सा, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं बट उसमें क्या है, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, और बाकी का अदर्स। मैंने फिर आपको कहा कि जो डिपॉजिट टेकिंग है और जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स सेम है। पढ़ाई करते हो इजी होगा आपको,
बाकी भरोसा रखो मेरे पर, मैं याद दिलवा दूंगा आपको। अब तुम पूछोगे सर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब कौन? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वो होते हैं जिनका असेट बेस 500 करोड़ के ऊपर है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? जिसका असेट बेस 500 करोड़ के ऊपर है। तो तुम मुझे पूछोगे सर डिपॉजिट टेकिंग का अगर असेट बेस 100 करोड़ रहा तो भी लो, 10 लाख रहा तो भी लो, 50 लाख रहा तो भी लो। जो पब्लिक से डिपॉजिट लेता है उसको आरबीआई ने अपने कंट्रोल में ले लिया प्रोविजनिंग नॉर्म्स के लिए। तो वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं है। उसके अलावा कोई कंपनी है तो उसका असेट बेस अगर 500 करोड़ के ऊपर है तो उन्होंने कहा नहीं ये कंपनी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोविजनिंग नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। और बाकी की जो छोटी मोटी कंपनियां थी एनबीएफसी, उनको इग्नोर कर दिया गया। यस और नो? सो एवरीवन इज नाउ रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 13.4 पर पॉइंट नंबर 6। 13.4 पर पॉइंट नंबर 6। आर यू देयर? बट आज हमको इतना ही देखना है, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। देख लो, कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग प्रूडेंशियल रेगुलेशन। प्रूडेंशियल रेगुलेशन का मतलब क्या है? प्रोविजनिंग नॉर्म्स। आपको और एक बात बता दूं, एनबीएफसी में दो टाइप के प्रोविजन होते हैं, एक नॉर्मल प्रोविजन और एक होता है एडिशनल प्रोविजन। एक होता है नॉर्मल प्रोविजन और एक होता है एडिशनल प्रोविजन। तो उसमें पहला वाला है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, दूसरा वाला है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और तीसरा वाला कौन सा है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अदर्स। और इन दोनों के प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर सेम। प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर सेम। अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, और इसका प्रोविजनिंग नॉर्म सेम नहीं है, इसका अलग है। चर्चा का विषय सर पांडे जी ऐसा है, अभी तक तो मुझे इतना ही बताना था और मैंने बता दिया। कल का लेक्चर प्लीज मिस मत करना, क्योंकि मैं क्लास में ही करा दूंगा, और घर जाके अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। इसको मैंने काफी सिंप्लीफाई किया है, तो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर। ठीक है, चलो प्यार से बाय बोलो, और कल एनबीएफसी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? यस, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।